आप दोनों को मैं सारी हकीकत बताता हूँ। बहुत दिन पहले मेरा और पारो का जोरों से झगड़ा लग गया था। मैं पारो से गुस्सा होकर अपना आशियाना एक पेड़ पर लगाकर सो रहा था और वो वहाँ भी आ गई मुझे परेशान करने के लिए। कालू जी, ऐसी की क्या नाराजगी? आपको पता है ना, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है और सारा काम तो आप ही कर लेते हैं, तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो मुझ पर? पारो, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम सारा का सारा खाना खा लेते हो। अच्छा अच्छा खाना तुम खाती हो और मुझे घास फूस खिलाकर सारा काम करवाती हो। ऐसे पति से कौन बर्ताव करता है? कालू जी, मुझे तो लगता है आजकल आपको मुझसे झगड़ा करने के लिए कोई कारण ही चाहिए। क्या क्या बात है? क्या आपने दूसरी शादी कर ली क्या? मुझे छोड़ना चाहते हो क्या? इसी वजह से आप मुझसे बार बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हो। अगर तुम्हारी ये नौटंकी दिन ब दिन बढ़ती रहेगी ना पारो, तो मैं जरूर दूसरी शादी करूंगा। अब तक तो नहीं की। याद रखना, तुम बहुत परेशान करने लगी हो मुझे। आज तो हद ही कर दी। तुम्हारे कारण मेरा गाल जल गया है। पारो पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन पारो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ही मुझसे झगड़ा करने लगी। इसी वजह से मैं उससे बहुत गुस्से से वहाँ से निकल गया और जंगल की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे चिंटू मिला। मैं उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ बातें कर नहीं सका। बहुत परेशान था मैं। इसी वजह से उससे बिना बातें किए ही वहाँ से चला गया और गुफा के पास एक हरे भरे पेड़ पर सो गया। वहाँ कुछ लोगों के आने की आहट हो चुकी थी, लेकिन मैं बहुत थक गया था। इसी वजह से मैं उस पेड़ पर सो ही गया। थोड़ी देर बाद उनके बातें करने की मुझे आवाज़ सुनाई दी। तब मैं वहाँ जाग गया। आप लोगों को कितनी बार कहा था कि जरा होशियारी से काम लेना। आज हम बाल बाल बचे हैं और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। हम अब रात को खाने में क्या खाएंगे? सोचा है आप लोगों ने? पहली बार हम खाली हाथ आए हैं। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो भूख से हम मर ही जाएंगे। आपको पता है, हमें भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। और बात सब हम पर छोड़ दीजिए, आप चिंता मत करना। हम कुछ ना कुछ आपके खाने का इंतजाम जरूर करेंगे। मन और कहते हैं ना, बुरा दौर चलता है तो चारों तरफ से चलता है। तभी मैं गिर गया उन लोगों के सामने पेड़ से। सरदार सरदार, मुझे माफ करना। मैं आप लोगों की बातें नहीं सुनना चाहता था। मैं बहुत परेशान होकर इस पेड़ पर सो रहा था। तभी आप यहाँ आए और बातें करने लगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे साथियों, आप बताइए, आपकी राय क्या है? मैं इसे छोड़ दूं या बंदी बनाऊं? वैसे भी तुम कौन हो हम नहीं जानते, लेकिन तुम हमारे शिकार में आ गए हो अब। और वैसे भी आज हमारे डाकुओं की टोली का पूरा 1 साल हो चुका है। इसी वजह से आज हम सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन आज हमें कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन कहते हैं ना, अगर प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ आसान है। उन लोगों के सामने मैं बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न सुनी और उन लोगों ने मुझे बंदी बनवाया। वो मुझे बलि देना चाहते थे और मुझे उनका भक्षक बनाकर खाना चाहते थे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन क्या हुआ? गुहा के बाहर आप ऐसे क्यों बैठे हो? आज कुछ खाने को नहीं मिला क्या? सब खाली हाथ आ गए? हाँ, खाली हाथ तो आए, लेकिन हमें आज बहुत अच्छा माल मिला है। तुम्हें अगर दिखाऊंगा तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ। थोड़ी देर में हमें उसे
खत्म करने के लिए जाना है। अरे वाह, तो चलो मैं भी आ जाऊंगी आपके साथ। बाद में आप लेकर जाते हो, आज तो मैं आपके साथ ही जाऊंगी। नहीं, तुम आज गुफा पर ही बैठोगी और हमारे साथ नहीं चलोगी। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलाने के लिए आऊंगा, तभी हमारे साथ चलना। यही सरदार का आदेश है। इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया हो, तुम वहाँ आराम से खाकर सो रही होगी और मैं यहाँ बंदी बना हूँ। मैं उन लोगों को कन्विंस करने में लगा रहा, लेकिन वो लोग नहीं माने, उल्टा मुझे कहने लगे। साथियों, सारा इंतजाम आप लोगों ने अच्छे से किया है ना? अभी थोड़ी देर बाद हम इसे बलि देंगे और हमारा 1 साल का डाकुओं की टोली का पूरा वर्ष सेलिब्रेट हम करेंगे। उनकी वो डरावनी बातें सुनकर वो मुझे मारने से पहले ही मैं मर चुका था अंदर से, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था। डाकू सिंह, मुझे प्लीज बचाइए। मैं बहुत मासूम हूँ, आपका भक्षक नहीं बन सकता। मैं आपको इससे भी अच्छा वाला खाना लेकर दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। वो लोग मुझे मारने ही वाले थे, तभी लगता है मेरी किस्मत मानो बदल गई। वहाँ उस डाकू की बेटी आ गई और उसने ये सारा कार्यक्रम रोक दिया। माफी चाहती हूँ पिताजी, मैं यहाँ आ गई आपके बिना परमिशन के, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी, लगा कि आपको यही बताना सही है। आप इनको सजा नहीं दे सकते। माना इन्होंने गलती की, आपकी सारी बातें सुन ली और आपके नियम का उल्लंघन भी किया, लेकिन आपको पता है क्या, इनके गाल पर जरा देखिए ना। अरे हाँ, मैंने तो इसे अच्छे से देखा ही नहीं। इसके गाल पर लाल कोई निशान है। सुंदरी, मुझे याद है एक बार गुरुजी ने कहा था, अगर मेरे सामने कोई लाल गाल वाला आ जाएगा या किसी के भी गाल पर लाल निशान हो जाएगा तो वो मेरे बेटी के लिए वर के रूप में बहुत अच्छा साबित होगा। मेरी बेटी उससे के साथ बहुत ही खुश हो जाएगी और आगे का सारा जीवन अच्छे से बिता पाएगी। ऐसा इंसान मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। किस्मत तो देखो, आज मेरे सामने खुद आप गिरा है। बिटिया रानी, तुमने सही वक्त पर आकर आज हम लोगों से बहुत बड़ा पाप होने से बचा लिया। तुम्हारा शुक्रिया। कैसे ना आदि काका, एक मासूम के जिंदगी का और मेरे और आपके भी जिंदगी का सवाल था। मुझे तो आना ही था ना। चलिए, आप सब लोग मेरी शादी की तैयारी में लगे। उन लोगों की बातें सुनकर मैं मन ही मन हैरान रह गया। वो लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे डर भी था, क्योंकि मेरी शादी तो मेरे पारों से हो चुकी थी। मैंने फिर विचार किया, पारों की वजह से ही मैं आज बचा हूँ और इस लड़की की वजह से, और ये लड़की बहुत प्यारी है। इसी वजह से मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी और सुंदरी से मेरी शादी हो गई, वो भी डाकू की बेटी से। तो अब बताओ आप दोनों, मैं क्या करता? एक तरफ मेरी पारो और एक तरफ वो डाकू की बेटी सुंदरी। उन दोनों को तो नहीं मैं मिला सकता, इसी वजह से मैंने ये सब किया। मुझे माफ करना। भालू, तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। तुम पर बहुत ही बड़ा संकट आ गया था, लेकिन ऐसा नहीं करते। किसी की मेहनत अपने नाम करके हम अपनों को नहीं खुश कर सकते। बुलबुल, तुम क्या कहती हो इस बारे में? कुछ तो कहो। तुम्हारी बातें सुनकर हमें बुरा लगा और
तुम्हारी सिचुएशन हम समझ गए, लेकिन याद रखना कालू, अगर तुमने और तुम्हारी उन 2 पत्नियों ने हम में से किसी को भी अगर परेशान करने की दुस्साहस की तो हम दोनों तुम्हारी शादी का राज सबको बताएंगे। और यहाँ से सीधा ही तुम हम दोनों के साथ हरियाली के पास चलोगे और उसे माफी भी मांगोगे। समझ में आ गया? और यहाँ मेरी कहानी खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।